हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट की जो हमारी पेपर 1 है उसकी यूनिट 4 कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको पढ़ेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। पीडीएफ से रिवाइज़ करिए और अपना एग्ज़ाम अच्छा दीजिए और PYQs करिए, मॉक दीजिए, तो हमारा जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आज की जो वीडियो है वो कम्युनिकेशन यूनिट से है, जो कि हमारी यूनिट 4 है। यूनिट 4 हमारी कम्युनिकेशन है पेपर 1 की। इस यूनिट में कुछ पोर्शन तो ऐसा है जो कि कॉन्सेप्चुअल आता है, जो आपको बुक में लिखा हुआ एज इट इज़ नहीं मिलेगा, और कुछ पोर्शन है जो कि हम स्टैटिक टाइप का है, जिसको कि हम जो हमें सिलेबस गिवन है उसको पढ़ के अचीव कर सकते हैं। बाकी हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमें समझ में आएंगे और प्रैक्टिस से ही एलिमिनेशन की जो एक टेक्निक होती है वो डेवलप होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की मीनिंग समझेंगे। कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इम्पार्ट करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, किसी दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू या अदर मीन्स है उनके थ्रू। आजकल कम्युनिकेशन के बहुत सारे जो मीडियम हैं वो हैं। कम्युनिकेट करके हम अपने भावों को, विचारों को जो है सामने वाले को बता सकते हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन रहता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले एक हम जनरल मॉडल जो है कम्युनिकेशन का उसको देखेंगे कि एक जनरल मॉडल कम्युनिकेशन का क्या होता है। इसमें जो के वी एस मदान बुक है उसमें जो भी मॉडल्स के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए थे वो मेंशन किए हैं मैंने। उससे ज़्यादा हमें मॉडल्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती है। बाकी जो PYQs हैं उनको पढ़ना है, उन्हीं से एनालाइज करना है। एक जो जनरल कम्युनिकेशन का मॉडल होता है उसमें सेंडर है, मैसेज है, ट्रीटमेंट है, देन चैनल होता है और एट द एंड सेंडर से मैसेज जो है वो रिसीवर के पास जा रहा है। तो ये हमारा एक जनरल कम्युनिकेशन का मॉडल है जो कि सभी जगह अप्लाई होगा। अब सबसे पहले जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने मॉडल दिया था कम्युनिकेशन का, जिसमें उन्होंने बोला कि एक स्पीकर होता है और सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पे स्पीकर बात कर रहे हैं, और ऑडियंस है जो ऑडियंस सुन रहे हैं उसको। तो ये एरिस्टोटल का मॉडल था कम्युनिकेशन का, जिसमें स्पीकर, देन सब्जेक्ट और देन ऑडियंस रहती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक लीनियर कम्युनिकेशन है। लीनियर कम्युनिकेशन होता है जब वो वन वे होता है, एक ही तरफ को हो रहा होता है, बैकवर्ड नहीं होता है, वो हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। अब हम देखते हैं स्क्रैम ने 1964 में कम्युनिकेशन का मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने बताया एक सोर्स, देन एनकोडर, देन सिग्नल जहाँ से हमें मैसेज को सेंड करना है, देन हमारा डिकोडर जिसको हमने मैसेज भेजा है, रिसीवर जो होते हैं, डेस्टिनेशन जहाँ पर मैसेज, डिकोडर या डेस्टिनेशन भी हमसे बोलेंगे। तो सोर्स जो है, हमने क्या किया, एक सोर्स जो था वो हमें एनकोडर जहाँ जो मैसेज को क्या कर रहे हैं, भेज रहा है, और डेस्टिनेशन जहाँ पर मैसेज पहुँच रहा है मैसेज। इन्होंने एक चीज़ की बात और करी स्क्रैम ने कि एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। इस तरह से एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो बनता है। वो किसने दिया, स्क्रैम ने बोला। और जो यहाँ पर हमारा जो स्क्रैम का मॉडल है वो भी हम देख सकते हैं कि ये भी लीनियर ही है, इसमें भी एक ही तरफ को कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है, तो ये लीनियर ही रहेगा। अब कर्ट्स का मॉडल है। कर्ट्स का जो मॉडल है इसमें इन्होंने बोला कि स्पीकर होता है जो कि बोल रहा है, और एक गेट कीपर होता है बीच में, और देन ऑडियंस होती है। इसको इंटरमीडिएटरी मॉडल भी कहा जाता है।
जो कर्ट्स का मॉडल है उसमें पॉइंट है कि गेट कीपर क्या है। गेट कीपर होता है वो पर्सन जो कि क्या करता है, मैसेज को फ़िल्टर करता है, कौन सा मैसेज जो है वो आगे पास करना है और कौन सा नहीं करना है, उसका काम कौन करता है, गेट कीपर करते हैं। सो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो प्रिंट होगी और कौन सी चीज़ ब्रॉडकास्ट होगी। वो डिसीजन कौन लेगा, गेट कीपर। जैसे कि हमारे मीडिया हाउसेस होते हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ उन्हें दिखानी है न्यूज़ में और कौन सी चीज़ नहीं दिखानी है। तो वो क्या हो गए, गेट कीपर जो कि पर्सन है, वो एक गेट कीपर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे हमारे गेट पे रहते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। तो उसी तरह से एक गेट कीपर होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि ऑडियंस तक कौन सी चीज़ पहुंचाई जाएगी और कौन सी चीज़ हमें नहीं देनी है, कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऑडियंस को देनी है और कौन सी नहीं देनी है। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स वाले इसी तरीके से वर्क करते हैं, या सोशल मीडिया भी जब हम देखते हैं तो उसमें भी यही चीज़ हो रही होती है। पब्लिक को इसी तरीके से इन्फ्लुएंस जो है वो किया जाता है। तो ये हमारा कर्ट्स का मॉडल था, जिसमें कि ये रहेगा। ये भी जो मॉडल है वो लीनियर ही है, इसमें भी एक ही तरह को कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा मॉडल आता है वो है शैनन वीवर का इंफॉर्मेशन मॉडल। शैनन वीवर का जो मॉडल है इसमें हम देखते हैं सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल आएगा बीच में, देन रिसीवर, डेस्टिनेशन हो गया। सोर्स जहाँ से मैसेज जो है वो आ रहा है, मैसेज आया, देन ट्रांसमीटर है, बीच में हमारा क्या रहता है, सिग्नल, कि कौन से सिग्नल से जो मैसेज है वो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ इंक्लूड करी थी शैनन और वीवर ने, क्या, नॉइज़ सोर्स। इन्होंने कहा कि बीच में कुछ नॉइज़ भी होता है। तो नॉइज़ सोर्स, नॉइज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, शैनन और वीवर ने बोला। ये जो मेथड है ये भी लीनियर है। हम देख सकते हैं कि इसमें भी सोर्स से जो है डेस्टिनेशन तक मैसेज जा रहा है, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जो है वो जा रहा है, बस इसमें नॉइज़ इंक्लूड हो गया है। इसमें भी किसी तरीके का जो फीडबैक है वो नहीं होता है, विदाउट फीडबैक ये भी कम्युनिकेशन रहेगा। जो शैनन वीवर का मॉडल है इसको मैथमेटिकल मॉडल भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन का मैथमेटिकल मॉडल भी इसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। हेलिकल मॉडल जो है वो फ्रैंक डेंस ने 1967 में दिया था। उन्होंने जो इस तरह का मॉडल, हेलिकल मॉडल, इस तरह के मॉडल को कहा, इन्होंने कहा ये तो ये कोन शेप है और इसमें क्या है, स्पाइरल बनी हुई है, तो इस तरह का जो मॉडल दिया वो हेलिकल मॉडल इसको कहा जाता है। जो हेलिक्स होता है वो एक 3 डायमेंशनल स्प्रिंग लाइक कर्व होता है जो कि सिलेंडर की तरह या कोन की तरह हमें दिखाई देता है। ये वाला जो मॉडल है ये भी लीनियर रहेगा और सर्कुलर रहेगा शेप में, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। इसमें भी किसी तरीके का जो फीडबैक है वो इंक्लूडेड नहीं रहता है हेलिकल मॉडल में भी। अब हमारा है बर्लो का SMCR मॉडल। बर्लो ने पहले जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने बस SR मॉडल दिया था, जिसमें कि बस सेंडर और रिसीवर थे। लेटर उन्होंने क्या किया, उसको SMCR कर दिया, जहाँ पर कि सोर्स और मैसेज, चैनल और रिसीवर जो है वो ऐड कर दिए। तो SMCR मॉडल हो गया किसका, बर्लो का, जहाँ पर कि सोर्स होता है, मैसेज होता है, फिर चैनल होता है जहाँ से मैसेज सेंड होगा और देन रिसीवर हो जाता है। तो ये हमारा आ गया। एक बार हमें क्वेश्चन भी बना था कि सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है कम्युनिकेशन का, तो आंसर वहाँ पर था सोर्स, कि सोर्स से सबसे पहले जब वो मैसेज आएगा देन वो रिसीवर तक पहुँचेगा। तो SMCR का ये हमारा मॉडल है। ये भी लीनियर मॉडल है, इसमें भी किसी तरीके का कोई फीडबैक नहीं होता है और इसमें नॉइज़ भी नहीं रहता है। इसके बाद जो एलेक्स फिश हैं उन्होंने 3 मॉडल दिए। एक उन्होंने दिया ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन
और तीसरा दिया ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये दिया एलेक्स फिश ने। 3 मॉडल इन्होंने दिए। सबसे पहला ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें उन्होंने बात करी सिर्फ सेंडर और रिसीवर की। इन्होंने बोला कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, बीच में चैनल और मैसेज रहेगा, किस चैनल से मैसेज को जाना है वो रहेगा। देन उसके बाद आता है इंटरैक्टिव मॉडल, जिसमें कि हम इंटरैक्ट करते हैं। सेंडर रहता है, चैनल रहता है, रिसीवर है, सेंडर ने मैसेज रिसीवर को दिया, देन सेंडर ने, अब जो रिसीवर था वो सेंडर बन चुका है तो उसने रिसीव भेजा, तो अब जो पहले सेंडर था वो रिसीवर है। तो इस तरह का जो एक इंटरैक्टिव मॉडल है वो है दूसरा मॉडल, जिसमें कि इंटरैक्शन रहता है। अब जो हमारा थर्ड मॉडल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल हमारा है, जो कि क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर क्या रहता है, फीडबैक इंक्लूडेड रहता है। अभी तक के जितने हमने मॉडल पढ़े उनमें किसी में भी फीडबैक नहीं रहेगा, सिर्फ जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है उसमें क्या रहता है, फीडबैक रहता है। तो ये हमें याद रखना है कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल मॉडल है, उसमें क्या है, फीडबैक है। सो सेंडर है, सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को, बीच में चैनल और मैसेज है। देन जो सेंडर था वो रिसीवर बन गया है और जो सेंडर थे वो रिसीवर बन गए। तो इस तरह से इसमें मैसेज रहता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें फीडबैक इंक्लूडेड रहता है, कि इसमें हम फीडबैक भी दे सकते हैं। इसमें भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो बनता है, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कि एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है जहाँ पर कि हमें एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से मैसेज को सेंड और रिसीव जो है वो किया जाता है। तो ये हमारा है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े। हमें इम्पॉर्टेंटली ये याद रखना है कि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल है, जिसमें कि फीडबैक इंक्लूडेड रहेगा। बाकी सारे मॉडल्स में फीडबैक इंक्लूडेड नहीं होता है। एक जनरल मॉडल हमने पढ़ा जो कि कम्युनिकेशन का जनरल मॉडल है, जो हमें कहीं भी दिखाई देगा। देन एरिस्टोटल का मॉडल था, वो भी सिंपल मॉडल है, लीनियर ही मॉडल है, जिसमें स्पीकर, सब्जेक्ट और ऑडियंस होता है बस। देन उसके बाद स्क्रैम का जो मॉडल है, जिसमें कि एक चीज़ उन्होंने ऐड करी थी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। देन कर्ट्स का मॉडल हमें बताता है गेट कीपर के बारे में। जैसे मीडिया हाउसेज हमारे एक तरह से गेट कीपर का काम करते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उन्हें ऑडियंस के पास पहुंचानी है और कौन सी नहीं पहुंचानी है। तो वो हमारा रहता है कर्ट्स के मॉडल में। देन हमारा था शैनन वीवर का इंफॉर्मेशन मॉडल, जिसमें कि हमने बात करी किसके बारे में, नॉइज़ सोर्स के बारे में, कि एक नॉइज़ जो है वो रहता है किसमें, शैनन वीवर के मॉडल में। सिग्नल में कई बार हमें नॉइज़ जो है वो भी फील होता है, इंटरप्शन जो होगा वो फील होगा, तो वो हमारा क्या है, शैनन वीवर का मॉडल। देन हमने एक हेलिकल मॉडल पढ़ा। तो नेक्स्ट हमारा हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि लीनियर और सर्कुलर होता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा बर्लो का जो मॉडल है वो SMRC वाला है, SMCR मॉडल है, जिसमें कि सेंड, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर जो है वो रहते हैं। पहले मॉडल SR मॉडल था, फिर बाद में इसको SMCR जो है इन्होंने कर दिया था। ये भी लीनियर मॉडल होता है, इसमें किसी तरह का फीडबैक नहीं होता और इसमें नॉइज़ भी नहीं होता है। देन एलेक्स फिश के हमने 3 मॉडल पढ़े। सबसे पहला हमारा ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, जिसमें कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर होते हैं। देन इंटरैक्टिव मॉडल था, जिसमें कि सेंडर रिसीवर दोनों रहते हैं और वो आपस में इंटरैक्ट जो है वो करते हैं, जिसे कि इंटरैक्टिव मॉडल कहा जाता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट मॉडल हमारा है ट्रांजैक्शनल मॉडल, जिसमें कि फीडबैक ऐड रहता है। सिर्फ इसी मॉडल में फीडबैक जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी है, सेंडर रिसीवर है और फीडबैक भी है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी पूछे जाते हैं। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, हम कम्युनिकेट करने के लिए, चेक करने के लिए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बनाए गए हैं, कि जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन का वो वेल कंस्ट्रक्टेड है या नहीं है। जो भी प्रोग्राम अप्लाई करना है, कम्युनिकेट करना है आपस में, तो उसकी चेकिंग के लिए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बनाए गए हैं। जो हमारे होते हैं क्लियर, कंसाइज। सो कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए,
वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं और लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, तो कॉन्क्रीट होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए। करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस होना चाहिए। तो ये हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो रहते हैं, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। तो ये हमारे हो गए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है कि हम जब खुद से ही बात कर रहे हैं तो वो हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, रिलेटेड टू वन सेल्फ। खुद से ही रिलेटेड जो रहता है वो हमारा वन सेल्फ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रहता है। जब हम किसी और से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को। देन जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो इंडिविजुअल का खुद का रिफ्लेक्शन होता है। इंडिविजुअल के खुद के जो थॉट्स हैं वो क्या रहेगा, इंट्रापर्सनल रहेगा। एंड मेडिटेशन हम कर रहे हैं तो उसमें हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, सेल्फ के लिए हम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या रहता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रहेगा। अब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करता है। हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तभी इफ़ेक्टिव हो पाएगा जब जो जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग वो रहेगी। तो ये म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक्सेप्ट दैट हमारे कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी रहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं। नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हमारा एक फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पर, या हमें किसी हायर अथॉरिटी को कोई जब लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन भेजनी होती है, तो वो सब हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन है कि कहीं हम ऑफिस में गए हैं तो किस तरह से हमें वहाँ पर बिहेव करना है, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ में जो कम्युनिकेशन चलता है, बच्चे जो वहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, वो हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जहाँ पर जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है। एक स्ट्रक्चर वे में जो कम्युनिकेशन चलता है वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है। दूसरा हमारा नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो कि हम अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अपने घर में, अपने नेबरहुड में या अपने पीयर्स के साथ जो हम सीख रहे हैं वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। देन हमारा होता है नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। नॉन फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, जो डिस्टेंस मोड से, ओपन यूनिवर्सिटी से जो हम कम्युनिकेशन जो है वो सीख रहे हैं, जहाँ पर क्या रहता है कि एक उतना ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है लेकिन फ्लेक्सिबल है, बच्चे अपने पेस पे सीख सकते हैं। बट जैसे डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, वो हमें डिग्रीज़ और ये भी प्रोवाइड कराती हैं, सर्टिफिकेट्स, तो वो हमारा नॉन फॉर्मल के अंदर आता है। तो ये हमारा था फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है जो कि जिससे कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो हमारे कोनोटेशन एंड डिनोटेशन। सो डिनोटेशन एंड कोनोटेशन होता क्या है? जो डिनोटेशन है वो किसी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग को डिनोटेशन कहा जाता है। डिनोटेशन के अंदर होता है इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, DE। डिनोटेशन DE से हमें याद रखना है, डिनोटेशन का मतलब है एक्सटेंशन, DE। इसमें हम कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। जब हमसे पूछ लेता है कि इसका इंक्रीजिंग डिनोटेशन करिए या डिक्रीजिंग डिनोटेशन
में अरेंज करिए। एक्सेप्ट दैट हमसे पूछ लेते हैं कि इंक्रीजिंग एक्सटेंशन करिए या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन करिए। तो डिनोटेशन का मतलब है इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्सटेंशन का मतलब है कि हमें अंदर से बाहर की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो वो हमारा एक्सटेंशन है। और हमें इंक्रीजिंग एक्सटेंशन होगा तो हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, डिक्रीजिंग होगा तो हम बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा है इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं। यहाँ पर हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम कि काउ है वो स्पेसिफिक हो गया, फिर बोवाइन, देन मैमल, देन वर्टिब्रेट एंड देन एनिमल। एनिमल जो है वो बड़ा टर्म है, एनिमल के अंदर सारे ही एनिमल जो है वो आ जाते हैं। तो इसमें कैसे गए हम, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा किसका, कोनोटेशन, डिनोटेशन का, जो कि है क्या, एक्सटेंशन। अब हमारा दूसरा है कोनोटेशन। कोनोटेशन का जो मीनिंग होता है वो है कि फीलिंग और आइडिया फॉर एडिशन। डिनोटेशन तो रहता है कि जो डिक्शनरी मीनिंग है किसी वर्ड की। अब कोनोटेशन रहता है कि फीलिंग और आइडिया जो रहती है वो किसके अंदर आती है, कोनोटेशन के अंदर आती है। किसी वर्ड की जो फीलिंग और जो आइडिया होती है वो एडिशनल मीनिंग है उसकी, वो हमारा कोनोटेशन है। इसमें हमें याद रखना है CI। CI से है इंटेंशन। कोनोटेशन के अंदर क्या आता है, इंटेंशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इंटेंस हो रहे हैं हम। सो अब यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन जब हमें, इंटेंशन जब हमें पूछा है इन की तरफ आना है, अंदर की तरफ आना है, तो सबसे बाहर क्या होगा, एनिमल होगा जो कि ब्रॉडर टर्म है, देन वर्टिब्रेट्स हो गए, देन मैमल्स, देन बोवाइन, देन काउ। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग इंटेंशन। तो इसको हमें याद रखना है। डिक्रीजिंग इंटेंशन पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। सो हमें दो चीज़ें याद रखनी है इसमें। कोनोटेशन में हमें याद रखना है CI और डिनोटेशन में हमें याद रखना है DE। CI का मतलब है कोनोटेशन, इंटेंशन, अंदर की तरफ आना है, बड़े से छोटे की तरफ आना है। और डिनोटेशन का मतलब है DE। E का मतलब है एक्सटेंशन, हमें बाहर की तरफ जाना है, अंदर से बाहर की तरफ जाना है, बड़े से छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो वो हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। सो ये हमारा रहता है एक्सटेंशन और इंटेंशन। अब इसमें हमारा एक चीज़ रह जाता है कि जैसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो मीडिया है उससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंक्रोनस होता है कि रियल टाइम में जो एक्सपीरियंस है या जो रियल टाइम में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, फेस टू फेस भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो वो हमारा क्या रहेगा, सिंक्रोनस रहेगा। जैसे कि हम किसी से कॉल में बात कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो वो हमारा सिंक्रोनस है। देन एसिंक्रोनस होता है कम्युनिकेशन, जिसमें कि क्या रहता है, वो रियल टाइम नहीं रहता है। जैसे हम मेल करते हैं, जब हम मेल करेंगे या हम रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहे हैं तो वो हमारा क्या है, एसिंक्रोनस है, जो कि रियल टाइम नहीं है, जो कि हम बाद में देख रहे हैं। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो कि इम्पॉर्टेंट है। एसिंक्रोनस जिसमें क्या रहता है कि रियल टाइम नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम देखते हैं या कोई रिकॉर्डेड वीडियो हम देख रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे मेल हैं, मेल हमें आते हैं, वो हमारा क्या है, एसिंक्रोनस है। सिंक्रोनस के अंदर जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो भी आ जाएगा सिंक्रोनस के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर जिससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हमारा एक रहता है कि बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। बट कुछ जो बैरियर्स हैं वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारा बैरियर है कम्युनिकेशन के अंदर, एक तो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, फिज़िकल बैरियर हमारे रहते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे, फिज़िकल बैरियर। देन हमारे कुछ हो जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर।
साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, मेंटल स्ट्रेस है या किसी की सेल्फ इमेज हम पहले ही बना ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। एक सिलेक्टिव परसेप्शन हमने ले लिया है कि हाँ ये तो पर्सन ऐसे ही है, तो वो एक हमने साइकोलॉजी अपनी घुसा दी उसमें, मेंटालिटी जो है, एटीट्यूड हमने एक अलग वहाँ पर शो कर लिया, पर्सपेक्टिव पहले ही बना लिया, तो वो भी क्या एक बैरियर की तरह काम करेगा। देन लिंग्विस्टिक या कल्चरल बैरियर हो जाता है। लिंग्विस्टिक बैरियर जहाँ पर कि लैंग्वेज में दिक्कत है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या कल्चर डिफरेंट है, तो वो हमारा हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा एक मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में क्या रहता है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि परसेप्चुअल बायसनेस आ जा रही है, तो वो मैकेनिकल बैरियर हो जाएगा हमारा। देन हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लैक ऑफ कॉपरेशन हो गया, कॉपरेशन हो गया कि हम कोलीग्स हैं आपस में और हम कॉपरेट नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो एक बैरियर का काम करता है। या फैसिलिटीज़ कम है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो है वो रहेगा। और हमने पढ़ा फिज़िकल बैरियर। तो ये हमारे कुछ बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे बनता है सिर्फ इन्हीं पॉइंट से नहीं आता, क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। तो हमें दिमाग में ये रखना है कि जो भी चीज़ हमें कम्युनिकेट करने में बाधा पहुँचा रही है वो हमारी कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, तो वो हमें याद रखना है। तो उससे हम क्वेश्चन जो है वो अपने बना लेंगे। सो हमें क्या करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, पढ़ते रहना है और मॉक भी देने हैं साथ साथ में, और PYQs भी सॉल्व करने हैं। हमें ये नहीं करना कि बहुत सारा पढ़ लिया, कंटेंट इकट्ठा कर लिया, PDF जमा कर ली, उसके बाद लास्ट में हम कह रहे हैं कि अब हम मॉक दे देते हैं, अब हम मॉक प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 मॉक ये हो गया, नहीं, मुश्किल है। हमें क्या करना है, रेगुलरली मॉक देने हैं, PYQ देने हैं, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी हो पाता है और हम क्या कर पाते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट भी अच्छे से कर पाते हैं। सो आज की वीडियो में हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, जो कि हमारी छोटी यूनिट है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं है। हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस इसका थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो पढ़ना है, और कुछ तो आपको पहले से ही आता है, वो तो हमें आता ही है, इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है। इसमें हमें करनी है प्रैक्टिस से ये यूनिट आपकी हो जाएगी, और थोड़ा कंटेंट हमें पढ़ लेना है, और ये हमारी यूनिट जो है वो हमारे काबू में आ जाएगी। ठीक है, सो कम्युनिकेशन रही। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली यूनिट हमें कौन सी करनी है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, एक्सेप्ट दैट हमारी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, काफ़ी सारी यूनिट्स जो है वो हमारी रहती हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, और PDF के थ्रू नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, किसमें, टेलीग्राम चैनल में। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।